हेलो एवरीवन। वेलकम टू प्रथम एकेडमी। तो आज मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी ने जो राज्य पात्रता परीक्षा है एमपी सेट जो परीक्षा कंडक्ट हुई थी हमारी 15 दिसंबर 2024 को उसकी फाइनल आंसर की रिलीज़ कर दी है। तो चलिए देखते हैं कि फाइनल आंसर की के हिसाब से पेपर वन में कौन कौन से आंसर्स एमपीपीएससी ने माने हैं और कौन से आंसर चेंज हुए हैं, क्योंकि इससे पहले प्रोविजनल आंसर की आई थी तो उसमें से कौन से आंसर चेंज हुए हैं। तो कुछ आंसर चेंज भी हुए हैं, वो भी हम देख लेते हैं। तो आज एम पी पी एस सी ने 18 सब्जेक्ट्स के लिए फाइनल आंसर की रिलीज़ कर दी है। इसमें एक आपका पेपर वन भी है जिसको सामान्य प्रश्न पत्र शिक्षण और रिसर्च एप्टीट्यूड पे हम कहते हैं। इससे पहले 7 सब्जेक्ट के आंसर की पहले रिलीज़ कर दी थी एम पी पी एस सी ने कुछ दिन पहले, और फाइनल आंसर की रिलीज़ कर दी है। तो अब बहुत जल्दी ही रिजल्ट आने वाला है एम पी सेट का। चलिए तो देखते हैं। तो ये पेपर वन की फाइनल आंसर की है और इसके हिसाब से हम यहाँ पर पेपर में इसको सॉल्व करेंगे कि कौन कौन से आंसर्स यहाँ पर एमपीपीएससी ने माने हैं, और इससे आप अपने आंसर्स को भी चेक कर सकते हैं। तो ये पेपर वन है रिसर्च और एप्टीट्यूड का एमपी सेट के लिए। तो इसमें हम देखते हैं कि फाइनल आंसर की के हिसाब से कौन कौन से आंसर्स हैं। जल्दी से हम उनको देख लेंगे। यहाँ से आप अपने आंसर्स मैच भी कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जब हम विशिष्ट उद्देश्यों को व्यवहारिक दृष्टि से लिखते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है। तो पहले का आंसर एमपीपीएससी ने माना है यहाँ पर। पहले क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, व्यवहारिक उद्देश्य। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, यह कथन किसने दिया कि शिक्षण सुदृढ़ीकरण की आकस्मिकताओं की व्यवस्था है। टीचिंग इज अरेंजमेंट ऑफ कंटिजेंसीज ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो ये यहाँ पे चार ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर है दूसरे का ए, स्किनर। तीसरा क्वेश्चन है, विकास की तकनीक के रचनात्मक पहलू में निम्नलिखित में कौन सा शामिल है। ठीक है, विकास की तकनीक में इनमें से कौन सा शामिल है। स्मरण और पहचान, धारणा, प्राप्त करना, उत्तेजना। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है एमपीपीएससी ने माना है वो है आंसर डी, उत्तेजना। ठीक है, स्टिमुलेशन इसका थर्ड का आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्ट सिर्फ आंसर्स देख रहे हैं जो कि एमपीपीएससी की फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग है। और चौथा क्वेश्चन है, शिक्षण के चिंतनशील अभ्यास के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है। यहाँ पे सही नहीं विकल्प हमें देखना था। तो कौन सा सही नहीं है, उपदेश देना, योजना बनाना, लेन देन करना, आकलन करना। तो इसका सही उत्तर है उपदेश देना। ठीक है, चौथे क्वेश्चन का। पांचवें क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बुलेटिन बोर्ड में शामिल नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा बुलेटिन बोर्ड में शामिल नहीं है। बुक, जैकेट, ब्रोशर, तस्वीरें या शिक्षक। तो पांचवे का यहाँ पर आंसर है डी, शिक्षक। ठीक है, डी शिक्षक इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन हो गया। छठा क्वेश्चन, प्रारंभिक सर्वेक्षण को क्या कहा जाता है। जो प्राइमरी सर्वे होता है उसको क्या कहा जाता है। तो प्राइमरी सर्वे को यहाँ पर कहा जाता है पायलट सर्वे। ठीक है, जो पायलट सर्वे होता है उसको प्राइमरी सर्वे भी कहते हैं, जो कि मुख्य सर्वे के पहले किया जाता है। तो सिक्स का आंसर है पायलट सर्वे। सातवां क्वेश्चन है, प्रायोगिक अनुसंधान में नियंत्रण शब्द किसका उल्लेख करता है। तो प्रयोगात्मक, इसके ऑप्शन थे प्रयोगात्मक स्थितियों को बढ़ाना, प्रयोगात्मक स्थितियों को रोकना, या फिर स्थितियों की अनदेखी करना, इग्नोर करना, या फिर उनको मैक्सिमाइज करना, उनको अधिकतम करना। तो सातवें प्रश्न का यहाँ पर फाइनल आंसर की के हिसाब से उत्तर है ऑप्शन बी, प्रयोगात्मक स्थितियों को देखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर समूह जो कंप्यूटर डेटा एनालिसिस होता है। कंप्यूटर डेटा एनालिसिस में कौशल विकसित करते समय शोधकर्ताओं का पहला कदम, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो इसका जो फाइनल आंसर है आठवें का वो है ऑप्शन सी, समंक, संगठन और कोडिंग। ठीक है, डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड कोडिंग, ये इसका करेक्ट आंसर। तो अभी तक ये जितने भी आंसर्स हमने देखे हैं ये सारे आंसर जो प्रोविजनल आंसर की में आए थे वो वही हैं। इनमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। कुछ एक आंसर में चेंज हुआ है जिसको आगे हम देखेंगे, पर ये आंसर सेम है जो कि प्रोविजनल आंसर की में थे। नौवां क्वेश्चन है, एक व्यापारिक शोध रिपोर्ट लेआउट के तीन मुख्य घटक क्या होते हैं। एक जो कॉम्प्रहेंसिव रिसर्च रिपोर्ट के तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं। परिचय, विद्या, परिणाम, सार, साहित्य, समीक्षा, निष्कर्ष, या फिर शीर्षक, संदर्भ, परिशिष्ट। तो जो नौवे का उत्तर है फाइनल वो है आंसर डी, प्रारंभिक पृष्ठ, मुख्य पृष्ठ और अंतमाला। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 10वां, सही और गलत के आचरण के सिद्धांत को क्या कहते हैं। सही और गलत के आचरण के सिद्धांत को कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है इथिक्स या फिर नीति शास्त्र, जिसको हम सही या गलत आचरण के सिद्धांत को नीतिक्स या नीति शास्त्र भी कहते हैं।
अगला है 11वां क्वेश्चन जो था वो एक पैसेज से रिलेटेड है। तो पैसेज से संबंधित आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से आपको ये एक पैसेज दिया था महिलाओं के अधिकारों से संबंधित। तो उस पैसेज के हम यहाँ पर क्वेश्चन और उसके आंसर्स देख लेते हैं डायरेक्टली। 11वां क्वेश्चन था महिलाओं के प्रति हो रहे भेदभाव का एक प्रमुख कारण क्या है। तो इस पैसेज को अगर आपको रीड करना है तो आप इस पैसेज को यहाँ से रीड कर सकते हैं। इस पैसेज को आप यहाँ से रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से बिल्कुल रीड कर सकते हैं। तो डायरेक्ट हम इसके आंसर्स देख लेते हैं कि फाइनल आंसर की के हिसाब से हम आंसर देख रहे हैं। तो डायरेक्ट हम इसके आंसर देख लेते हैं। चलिए 11वां क्वेश्चन है कि महिलाओं के प्रति हो रहे भेदभाव का एक प्रमुख कारण क्या है। तो महिलाओं के प्रति भेदभाव का एक प्रमुख कारण है 11 के हिसाब से ऑप्शन बी निरक्षरता। तो पैसेज के हिसाब से आंसर है इलिटरेसी, निरक्षरता। 12वां क्वेश्चन है नारीवादी आंदोलन बढ़े हैं। नारीवादी आंदोलन कैसे बढ़े हैं। तो 12वें का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी असमान रूप से। 13वां क्वेश्चन हम देखते हैं 13 क्वेश्चन महिला अधिकार कार्यकर्ता जोर दे रही है, किस चीज पर जोर दे रही है। आरंभिक सुरक्षात्मक कानून हटाने पर, समान कार्य तो समान वेतन पर, मताधिकार पर, या फिर घूमने फिरने की आजादी पर। तो 13वां क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आरंभिक सुरक्षात्मक कानून, जो अर्ली प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन है वो कानून हटाने पर। 14th क्वेश्चन है शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा महिलाओं की उन्नति में किसने सहायता करी है। तो इसने 14th क्वेश्चन इसका उत्तर है ऑप्शन सी यूनेस्को, जो कि डायरेक्टली पैसेज में दिया हुआ है। 15वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुद्दे के लिए महिला कार्यकर्ताओं ने संघर्ष नहीं किया था। महिला कार्यकर्ताओं ने संघर्ष नहीं किया था किस मुद्दे के लिए। तो इसका आंसर है 15 का डी, गरीबी से मुक्ति के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 16वां, इनमें से कौन सा गैर मौखिक संचार का प्रकार नहीं है। ठीक है, नहीं है ये आपको बताना है, जो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का टाइप नहीं है। ऑप्शन थे यहाँ पे चेहरे का भाव, हाव भाव एवं मुद्राएं, प्रतीकात्मक भाषा, या फिर उपरोक्त में से कहीं नहीं। तो ये इस ऑप्शन का आंसर चेंज हो गया है। पहले जब प्रोविजनल की आई थी तो उस समय इसका आंसर सी माना था आयोग ने, प्रतीकात्मक भाषा। बट अब इसका आंसर चेंज कर दिया और इसका आंसर अब माना है डी, इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान रखिए कि अब इसका आंसर हो गया है डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है संचार की प्रक्रिया एक गतिशील लेन देन संबंधी प्रक्रिया है जिसे 6 चरणों में विभाजित किया जाता है। तो छह स्टेप होती है, 6 फेजेस होते हैं हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन की प्रोसेस में। तो इन सिक्स प्रोसेस को हमें क्रम में जमाना था। तो यहाँ पर जो सही क्रम है, क्वेश्चन नंबर 17 का सही क्रम है यहाँ पे ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इसका सही क्रम है। तो यहाँ से आप अपना आंसर लगा सकते हैं। अगला है 18वां, व्यावसायिक सेटिंग प्रोफेशनल सेटिंग में निम्नलिखित में से किस संचार बाधा के गलतफहमी पैदा करने की सबसे अधिक संभावना होती है। ठीक है, तो कौन से सबसे ज्यादा एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, किस चीज के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। सांस्कृतिक अंतर, शारीरिक बाधाएं, तकनीक, भाषा, या फिर स्तर स्टेटस का अंतर। तो इसका ऑप्शन है ए, इसका सही आंसर है ए, सांस्कृतिक अंतर, कल्चरल डिफरेंसेस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आप एक डायरी या जर्नल रखते हैं जहां अब आप दिन भर में हुई हर चीज का हिसाब रखते हैं। तो ये जो डायरी है, ये जो चीज जर्नल है, ये कौन से कम्युनिकेशन का उदाहरण है। ये एक इंटरपर्सनल पारस्परिक संचार का है, इंट्रा पर्सनल जिसको हम कहें अंतर व्यक्तित्व संचार का है, मास कम्युनिकेशन का है, जनसंचार का है, या फिर नॉन वर्बल का है। तो जो डायरी है, जो जनरल है, वो उदाहरण है अंतर व्यक्तित्व या फिर इंट्रा पर्सनल का। यहाँ पे हम खुद से बात करते हैं, उसमें कम्युनिकेट करते हैं, तो ये इंट्रा पर्सनल है, अंतर व्यक्तित्व है। ठीक है, 20वां जो है क्वेश्चन, 20वां है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी तकनीक के माध्यम से संचार प्रेषित किया जाता है उसे कहते हैं। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिससे कोई मैसेज हम ट्रांसमिट करते हैं। तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है, उस टेक्निक को कहा जाता है मध्यस्थ संचार। मध्यस्थ संचार को कहा जाता है मीडिएटिंग कम्युनिकेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये सेट एक से हम कर रहे हैं। अगर आपके पास दूसरा सेट है तो उसमें आपको क्वेश्चंस आगे पीछे मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक पुस्तक के विक्रय का मूल्य 500 रुपये है। यदि दुकानदार इस पर 25% लाभ कमाता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है। पुस्तक का क्रय मूल्य यहाँ पर आपको बताना है, कॉस्ट प्राइस यहाँ पर बताना है। तो 21वें का करेक्ट आंसर था यहाँ पर ऑप्शन डी, 400 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी अपने गांव से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है स्कूल
और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापस आता है। पूरी यात्रा को करने में 4 घंटे और 10 मिनट लग रहे हैं। तो हमें बताना है कि स्कूल से गांव कितना दूर है, यह हमें बताना है। तो जो 22वां ऑप्शन था मैथ्स का क्वेश्चन है, और इसमें इसका करेक्ट आंसर है आयोग के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए, 10 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वर्णमाला के ये आपको एक सीरीज दी हुई है यहाँ पर वर्णमाला की, और एक क्वेश्चन मार्क है एंड में, AFCHEJ, और उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क है। तो बताना है कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा, कौन सा वर्णमाला का अक्षर आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर। तो 23वें का करेक्ट आंसर है यहाँ पर जी, ऑप्शन बी, जो कि जी है करेक्ट आंसर। 24वां है, यहाँ पर आपको एक नंबर सीरीज दी हुई है। इस नंबर सीरीज में बताना था कि क्वेश्चन मार्क में एंड में कौन सा यहाँ पर नंबर आएगा। तो इसका 11, 24, 75, 304, तो इसके बाद क्या आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर 24 का ए, 1525। ठीक है, आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर एक ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, जिसमें आपको एक वर्ड को, प्रज्ञेश को, इस तरीके से लिखा हुआ था। इस वर्ड को, प्रज्ञेश को एक अरेंज किया था अलग तरीके से। तो उसी वर्ड में धर्मेश को, उसी भाषा में धर्मेश को किस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर आयोग ने करेक्ट आंसर माना है ऑप्शन बी को। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं। 26वां क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है 26वें में। तो 26वें में अगर हम देखें कि सभी यूनानी मनुष्य हैं, ठीक है, सभी एथेंसवासी यूनानी हैं, सभी एथेंसवासी मनुष्य हैं। तो ये बताना था कि कौन से तरीके का वेन डायग्राम है, कौन से तरीके की इससे आकृति बनती है। तो 26वें का करेक्ट आंसर है यहाँ पर प्रथम आकृति। ठीक है, उसी तरीके से 27वां क्वेश्चन भी एक वेन आरेख का क्वेश्चन था, जिसमें आपको वेन डायग्राम बताना था। वेन डायग्राम यहाँ पे बने हुए हैं। तो ये किस टाइप का वेन डायग्राम है, किस टाइप का रेखा चित्र है। तो 27वां क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, आगे हम चलते हैं। 28वां, परंपरागत विरोध वर्ग के अनुसार निम्न में से कौन सा अनुपरित, ठीक है, जो ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है, उसका एग्जाम्पल कौन सा है ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का। तो 28वां क्वेश्चन है, 28वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी, आई और ओ के बीच में, बी इसका करेक्ट आंसर है। 29वां क्वेश्चन था बौद्ध धर्म के अनुसार सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण क्या होता है, कैसे प्राप्त होता है, सामान्य लक्षण ज्ञान क्या होता है। तो प्रत्यक्ष द्वारा, अनुमान द्वारा, शब्द द्वारा, या प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों के द्वारा। तो 29वें का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण प्रभाकर मीमांसा को स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, प्रभाकर मीमांसा के अकॉर्डिंग कौन सा नहीं है जो प्रभाकर मीमांसा में नहीं आता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अनुलब्धि प्रमाण। ठीक है, बाकी सब प्रभाकर मीमांसा में आते हैं। 31वां क्वेश्चन है कि पायलट सर्वेक्षण क्या होता है। इससे रिलेटेड एक प्रश्न पहले भी आ चुका है। पायलट सर्वेक्षण क्या होता है। सर्वेक्षण जो विमान चालक द्वारा किया जाता है, जो प्रश्नावली में सुधार करने के लिए किया गया सर्वे, जनसंख्या को लेकर किया गया सर्वे, या फिर इनमें से कोई नहीं। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पर एक्चुअली रह गया है, मतलब जो 29वां क्वेश्चन था उसका आंसर चेंज कर दिया है आयोग ने। पहले जो प्रोविजनल की आई थी तो उसमें ऑप्शन बी माना था, पहले ऑप्शन बी को माना था, लेकिन अब फाइनल आंसर की में डी फाइनल आंसर मान लिया है। तो ये वाला आंसर भी चेंज हो गया है। चलिए, 31वां जो क्वेश्चन है, 31वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रश्नावली में सुधार के लिए किया गया परीक्षण सर्वे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 32वां क्वेश्चन है कि अनुसंधान का, रिसर्च का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, पहला चरण क्या होता है रिसर्च का। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, समस्या की पहचान करना। अगला प्रश्न है कि शोध कार्य का जो ब्लूप्रिंट होता है, खाका होता है रिसर्च वर्क का, उस ब्लूप्रिंट को, खाका को क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है शोध डिजाइन, रिसर्च डिजाइन। 34वां क्वेश्चन है कि दूसरों द्वारा एकत्रित किए गए और संकलित किए गए समंक के स्रोत, जो सोर्सेस ऑफ डेटा कलेक्टेड एंड कंपाइल्ड बाय अदर्स, जो दूसरे कलेक्ट करते हैं, उसे डेटा को क्या कहते हैं, इस टाइप के डेटा को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं सेकेंडरी डेटा या द्वितीय समंक, जो दूसरों के द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं। 36वां क्वेश्चन एक ग्राफ का क्वेश्चन है। यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है 2020 से 2024 के बीच में किस तरीके से विद्यार्थियों के नामांकन में चेंज हुए हैं। तो यहाँ पर और जो औसत है बताना है कि 2025 में कितने नामांकन किए जाए कि जो इन 6 साल का औसत है वो 640 हो जाए। तो यहाँ पर ये मैथ्स का क्वेश्चन था, और इसका जो करेक्ट आंसर है 35वें का, वो है ऑप्शन ए, 1340।
ठीक है, अगले अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन तारों वाला ट्रांसमिशन मीडिया तेज कार्य करता है? वायर्ड ट्रांसमिशन है जो सबसे फास्टेस्ट है, सबसे ज़्यादा सबसे फास्ट स्पीड से डेटा किस में ट्रांसमिट होता है? तो 36वें का करेक्ट आंसर है सी, फाइबर ऑप्टिक्स। अगला क्वेश्चन है कि ई रकम ये एक पोर्टल है, तो ई रकम पोर्टल किस चीज से संबंधित है? तो माइनिंग इंडस्ट्री, किसान, छात्र, ई बिजनेस इंडस्ट्री। तो ई रकम पोर्टल ये संबंधित है किसानों से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंटरनेट पर प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर को एक अद्वितीय संख्या से जाना जाता है। कंप्यूटर का एक एड्रेस होता है, बेसिकली एक संख्या होती है, हर कंप्यूटर को एक संख्या, एक एड्रेस अलॉट किया जाता है, तो उस संख्या को क्या कहते हैं? तो जो 38वें का क्वेश्चन है, 38वें का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आईपी एड्रेस। ऑप्शन ए आईपी एड्रेस इसका करेक्ट आंसर है। सॉरी, ये वाला, बी वाला नहीं, ए वाला इसका आईपी एड्रेस करेक्ट आंसर है 38वें का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान केंद्र एवं राज्य सरकारों को प्रौद्योगिकी संचालित करने के समाधान प्रदान करता है, टेक्निकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को? तो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट करने के लिए जो संस्थान है उसको कहते हैं एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। तो ये करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यूआरएल का क्या अर्थ होता है? यूआरएल का यहाँ पर फुल फॉर्म बताना था। तो 40वें का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 41वां क्वेश्चन, गांधी सागर जलाशय, गांधी सागर डैम जो है रिजर्वायर, वो कौन सी नदी पर बना है? तो गांधी सागर डैम बना है, इसका करेक्ट आंसर है 41वें का चंबल नदी पर, मंदसौर जिले में। चंबल बी इसका चंबल करेक्ट आंसर है। 42 अपशिष्ट पदार्थों की डंपिंग में इस्तेमाल किया गया गाजीपुर लैंडफिल क्षेत्र। ठीक है, गाजीपुर लैंडफिल क्षेत्र कहाँ पर है? ये गाजीपुर जो साइट है वेस्ट डिस्पोजल की, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल की, वो कहाँ पर है? तो 42 का करेक्ट आंसर है दिल्ली में। ठीक है, सी दिल्ली करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है लवणीय मृदा को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ईसी और एसएआर, सोडियम एब्सॉर्प्शन रेशियो, तो ईसी और एसएआर का जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है एक सेलाइन सॉइल में? तो 43वें का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ईसी 4 से अधिक, एसएआर 13 से कम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। भारत में बायो ई3 नीति जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी की गई है, तो जो बायो ई3 नीति में का मतलब क्या होता है? इस बायो ई3 नीति का क्या मतलब है, मीनिंग क्या है इसका? तो 44 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 45वां नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अनुसार 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का वार्षिक उत्पादन अनुमानित है। कब तक हमें जो है वो 5 मिलियन मीट्रिक टन का भारत को वार्षिक उत्पादन करना है ग्रीन हाइड्रोजन का, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 2030 तक। ठीक है, 2030 इसका करेक्ट आंसर है। 46वां क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों को, जो रिमेन्स है नालंदा विश्वविद्यालय के, उनको किस वर्ष यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है? 2014, 15, 16 या 17 में? तो 46वें का करेक्ट आंसर है 2016 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संसद द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना संसदीय अधिनियम के द्वारा किस वर्ष में की गई? ठीक है, संसद ने कब एक्ट पास किया था, उसके बाद जो है फिर इसकी स्थापना की गई यूजीसी की? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी, 1956 में, संसद के अधिनियम के द्वारा। 48 का है कि जो संकल्प एक प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का, तो संकल्प प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या है? तो 48वें का करेक्ट आंसर है सी, आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता। ठीक है, ये 48वें का करेक्ट आंसर है। 49वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाश्चात्य शिक्षा को भारत में थोपने का विरोधी था? तो भारत में पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी कौन था जो फॉरेन जो इंग्लिश एजुकेशन के अगेंस्ट में थे? तो 49वें का आंसर है ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। ये फॉरेन एजुकेशन के, इंग्लिश एजुकेशन के अगेंस्ट में थे। 50वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मिलान करना है इसमें से। इसमें आपको 4 यूनिवर्सिटी जो प्राचीन विश्वविद्यालय हैं उनके नाम दिए हैं, यहाँ पर राज्यों के नाम दिए हैं। तो करेक्ट आंसर अगर हम यहाँ पर देखें तो 50वें का डायरेक्ट हम आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नालंदा बिहार में थी, तक्षशिला पाकिस्तान में है अभी करंटली, सी विक्रमशिला जो है वो अगेन बिहार में है, और पुष्पगिरी जो है वो उड़ीसा में।
तो यहाँ पर हमने जो फाइनल आंसर की आई है राज्य पात्रता परीक्षा 2024 की मध्य प्रदेश एमपीपीएससी लोक सेवा आयोग के द्वारा, उसको हमने यहाँ पर सारे आंसर्स देख लिए हैं। आप डायरेक्टली वीडियो से अपने आंसर्स मिला सकते हैं और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर कितने आंसर सही हुए हैं। और बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आने वाला है, तो कट ऑफ कितना जाएगा उससे रिलेटेड भी हम जल्दी ही एक वीडियो यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं। और अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।